जी हाँ दोस्तों, अगर आपने भी कोरोना के इस संकट काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 12 मई को देश के नाम किए गए संबोधन को सुना होगा तो आप अवश्य सोच में पड़ गए होंगे। आखिर ये किस Y2 के संकट की बात पीएम ने कर दी? क्या है ये Y2K? अगर आपने उस संबोधन को नहीं सुना तो ये सुनिए। याद करिए, इस शताब्दी की शुरुआत के समय Y2 के संकट आया था। भारत के टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स ने दुनिया को उस संकट से निकाला था। तो हाँ दोस्तों, आपके दिलो दिमाग में एक क्यूरियोसिटी आनी ही चाहिए कि आखिर क्या है यह Y2 के संकट जिसे पीएम ने देशवासियों की प्रेरणा के लिए उदाहरणार्थ पेश किया है। तो दोस्तों, वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए, आपको अपने सारे सवालों के जवाब अवश्य मिल जाएंगे। मैं करुणाकर आप सभी का एग्जाम पथ यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। साथ ही फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले। हमारे इस चैनल के माध्यम से आप एग्जाम क्वालिफाइड ट्यूटर्स के साथ जुड़ करके अपने तैयारी को और अधिक बूस्ट कर सकते हैं। अब आइए मुद्दे पर आते हैं। दोस्तों, ये Y2 के कंप्यूटर में उत्पन्न एक फॉल्ट था जो इसके प्रोग्रामिंग की वजह से उत्पन्न हुआ था, जिसे कि मिलेनियर बग के नाम से भी जाना गया। और इस Y2K में Y का मतलब है ईयर और 2K का मतलब है 2000। इसका नाम इसके लिए दिया गया था कि यह इसी पीरियड में अराइज हुआ था, यानी इस सदी के आरंभ में ही, जब हम 1999 के बाद 2000 ईस्वी में इन कर रहे थे, उसी समय ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ। अब आइए ये प्रॉब्लम क्या है इसे अच्छे से समझते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि आप कंप्यूटर में या फिर फ़ोन में कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, कोई भी प्रोग्राम रन करते हैं या फिर कंप्यूटर में कोई भी एक्शन होता है, वो सारा डिपेंड करता है उसके कोडिंग पे। आइए एक एग्जांपल के माध्यम से मैं इसे और आसान करता हूँ। एक छोटे से मशीन कैलकुलेटर को लेते हैं। कैलकुलेटर में आप इनपुट देते हैं 5 + 2, तो उसका रिजल्ट आता है 7। आप जानते हैं कि ना तो कैलकुलेटर इंसान है और ना ही भगवान है, तो वो आपका रिक्वायर्ड आउटपुट कैसे देता है? तो ये सब डिपेंड करता है कोडिंग पे, यानी आपके इनपुट से वो आउटपुट तक कैसे पहुंचता है, ये सारा मैकेनिज्म जो है ये सब डिपेंड करता है कोडिंग पे ही। और इसी तरह से आपके डेस्कटॉप, लैपटॉप, जो भी कंप्यूटर है, इस सब में भी एक एक प्रोग्राम रन करता है कोडिंग की वजह से। इसी तरह का एक प्रोग्राम होता है उसमें जो कैलेंडर और क्लॉक चलता है। और जब 1960-70 के दशक में कंप्यूटर की क्रांति आई थी, उस समय मेमोरी जो होती थी महंगी हुई करती थी। उस समय आज वाली स्थिति नहीं थी कि 10,000 के फ़ोन में आपको 8 GB रैम और 64 GB 128 GB तक एक्सटर्नल मिलते हैं। तो उस समय जो प्रोग्रामर प्रोग्रामिंग करते थे, उनका टारगेट रहता था कितना शॉर्ट कोडिंग किया जाए ताकि स्पेस कम से कम लगे। तो जब वे कैलेंडर की प्रोग्रामिंग कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि अगर हम 1961 में प्रोग्रामिंग करते हैं तो अगला साल आएगा 1962, उससे आगे साल आएगा 1963, उससे आगे आएगा 1964। तो इस तरह से क्या होगा कि फर्स्ट 2 डिजिट तो ये तो सेम रहता है, यानी जो चेंजिंग होता है वो लास्ट के 2 डिजिट में होता है। तो उन्होंने इस तरह से कंप्यूटर को प्रोग्राम कर दिया कि सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट चेंज हो रहे थे, और इस तरह से 1999 तक तो उनका काम चल गया। अब आई बात 2000 की, तो 1999 तक तो उनका काम चल गया कि फर्स्ट 2 डिजिट चेंज ही नहीं हो रहा था, ये कांस्टेंट था और ये वेरिएबल था, ये दोनों चेंज हो रहा था। लेकिन जब भी आप 2000 में इंटर किए तो ये तो चेंज होकर के 00 हो गया, और ये जो कांस्टेंट था ये फिर 19 का 19 रह गया। इस हिसाब से क्या हुआ कि जब आप 1999 के बाद 2000 में इंटर किए तभी आपका कंप्यूटर 100 साल पीछे चला गया, यानी ये फर्स्ट डिजिट 19 का 19 रहने की वजह से 2000 के बदले ये 1900 का डेट दिखाने लगा। तो अब यह जो कोडिंग बग था या फिर इसे टेक्निकल ग्लिच कहिए, ये दुनिया के सामने बहुत बड़ा चुनौती बन गया। ये चुनौती कैसे बने इसे भी हम समझते हैं। तो 2000 के आसपास का जो टाइम था, उस समय तक दुनिया कंप्यूटर पर डिपेंडेंट हो गई थी। अब क्या हुआ कि जितने भी इकोनॉमी के सेक्टर थे, जैसे बैंकिंग सेक्टर थे, वो सब कंप्यूटर पर डिपेंड कर रहे थे, या फिर स्पेस के दुनिया में से थे, या फिर मिसाइल प्रौद्योगिकी में थे, रॉकेट प्रक्षेपण के प्रौद्योगिकी में थे, ये सारे चीज़ डिपेंडेंट हो गए थे कहीं ना कहीं कंप्यूटर पर। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए कि अगर आपने बैंक में 1999 में कुछ अमाउंट जमा किया, अब आप अगले साल 2000 में इंटर कर गए, तो 2000 का मतलब हुआ कि यहाँ से यहाँ तक 1 साल का गैप हुआ और आपका अमाउंट 1 साल के लिए बैंक में जमा रहा। तो अब उस पर आपको जो इंटरेस्ट बनेगा वो 1 साल का इंटरेस्ट बनना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या हो गया था कि 1999 के बाद कंप्यूटर चली जा रही थी 1900 ईस्वी में, यानी क्या होगा कि आपका इंटरेस्ट या तो 100 साल पीछे चला जाएगा या फिर कंप्यूटर ये दिखा देगा कि आपको 99 ईयर का इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो समझ लीजिए कि इकोनॉमी को कितना बड़ा घाटा हो जाता। और इसी तरह से और भी कई आशंकाएं लगाई जा रही थी। जैसे आप अभी भी देखते होंगे कंप्यूटर में कुछ चीज़ आप अगर बैक डेट में शेड्यूल करते हैं तो वहाँ पे लिखा आ जाता है द एक्शन विल बी स्टार्टेड इंस्टेंटली एज द शेड्यूल डेट हैज़ एक्सपायर्ड, यानी जो डेट आप शेड्यूल कर रहे हैं वो डेट ऑलरेडी एक्सपायर है, तो आपका एक्शन अभी के अभी परफॉर्म कर दिया जाएगा। तो इससे क्या होता कि तभी जो कंप्यूटर में शेड्यूल प्रोग्राम थे सभी तभी के तभी लॉन्च हो जाते। जैसे अगर रॉकेट का प्रक्षेपण शेड्यूल किया गया कभी, उसे लगा कि कंप्यूटर को ये टाइम ऑलरेडी पास कर गया, तभी का तभी वो लॉन्च कर देगा। किसी तरह का मिसाइल का प्रक्षेपण है, अगर ट्रायल शेड्यूल
किया गया है वो भी तभी का तभी लॉन्च हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है कि दुनिया परेशान हो जाती, तहस नहस मच जाता। और यह इतनी बड़ी संकट थी, इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि उस समय इससे रिलेटेड जो भी लिटिगेशंस होते उसके लिए अमेरिका ने एक कानून बनाया था Y2K एक्ट। तो अब बात आती है कि दुनिया को इस क्राइसिस से बचाने में भारतीयों ने कैसे मदद की, कैसे बेचैन दुनिया को भारतीयों ने चैन की सांसें दी। तो दोस्तों यह जो पीरियड था वो हमारे भारत में आईटी क्रांति का दौर था और उस समय हमारे भारत में बड़े स्तर पर आईटी प्रोफेशनल्स तैयार हुए थे और देश में विप्रो, इन्फोसिस, ISSIT जैसी आईटी कंपनियां भी खड़ी हुई थी। और उसमें भी सबसे बड़ी बात ये थी कि हमारे जो आईटी प्रोफेशनल्स तैयार हुए थे वो दुनिया के प्रोफेशनल्स के कंपैरिजन में बहुत ही टैलेंटेड थे, सब बहुत ही दक्ष थे। साथ ही उनकी संख्या इतनी अधिक थी कि हमारे यहाँ श्रम बहुत सस्ता मिल जा रहा था, बहुत सस्ते में अवेलेबल थे वो लोग। और जब इस क्राइसिस का सॉल्यूशन ढूंढा गया तो अमेरिकी वैज्ञानिकों के साथ मिलकर के हमारे भारतीयों ने ये सॉल्यूशन ढूंढा कि सभी कंप्यूटर को एक एक करके फिर से प्रोग्राम करना पड़ेगा और इसके वजह से कम समय में बहुत अधिक लोगों की आवश्यकता पड़ी। और उस समय इतनी बड़ी मात्रा में आईटी प्रोफेशनल्स की आवश्यकता को पूर्ति करने वाला एकमात्र हमारा देश था भारत दुनिया भर में। और इससे क्या हुआ कि दुनिया के जितने भी अमेरिकन देश थे या फिर यूरोपियन देश थे वो सभी हायरिंग करने लगे भारत से आईटी प्रोफेशनल्स को। और फिर हमारे देश के आईटी प्रोफेशनल से पूरी दुनिया को इस संकट से उबारा और इसी के बाद आईटी की दुनिया में भारत की दुनिया भर में पहचान बनी। उस समय हमारे कमाई भी बहुत अधिक हुए। कमाई का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि टोटल जो हमारा आईटी एक्सपोर्ट से कमाई हुआ, जो भी निर्यात हुआ आईटी की दुनिया का, उसमें टोटल अगर 100 रुपये का टोटल कमाई हुआ हमारा तो उसमें से 40 रुपये का कमाई उससे आया था जो Y2K संकट के सॉल्यूशन के लिए हमारे आदमी को हायर किया गया था। ऐसे उस समय बताया गया था कि दुनिया भर को टोटल 400 से लेकर के 500 बिलियन डॉलर तक का, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा अमाउंट है, इस क्राइसिस से निपटने के लिए खर्च करना पड़ा था। और इस तरह से क्या हुआ कि जो दुनिया भर के लिए संकट था वो हम भारतीयों के लिए एक अवसर बन गया। और इसी का एग्जाम्पल नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में दिया कि दुनिया का जो Y2K क्राइसिस था वो हमारे लिए कैसे अवसर बना, उसी तरह से अभी ये कोरोना के क्राइसिस को हम लोग अवसर में बदले। तो दोस्तों अब मैं उम्मीद करता हूँ कि Y2K से रिलेटेड सारी परेशानी आपकी दूर हो गई होगी, सारी कन्फ्यूजन्स आपकी क्लियर हो गए होंगे। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करके उन्हें भी हमसे जोड़ें। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।